औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज हम एफएससी पार्ट 1 चैप्टर 3 के एमसीक्यूज़ करेंगे। चैप्टर 3 का नाम है मोशन एंड फोर्स। इसमें सबसे पहले जो एमसीक्यूज़ आ रहा है वो है अ बॉडी कवरिंग इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एक ऐसा सिस्टम जो इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर करता है। अब हम सब जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम जो होता है वो वेलोसिटी के बराबर है। अब इक्वल डिस्प्लेसमेंट आ रहा है और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम आ रहा है, तो इसमें जब वेरिएबल वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेरिएबल में अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट और अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम आता है। अगर हम देखें सेकंड ऑप्शन को, यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन आ रहा है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम वेलोसिटी के बराबर है, एक्सेलेरेशन के नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब क्योंकि इक्वल डिस्प्लेसमेंट है और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है तो इसका ऑप्शन है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब सेकंड एमसीक्यूज़ की तरफ जाते हैं। सेकंड एमसीक्यूज़ में है द इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज वेलोसिटी बिकम इक्वल व्हेन बॉडी, जो इंस्टेंटेनियस और एवरेज वेलोसिटी कब बराबर होती है, जब आपकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो। ठीक है, इसका सेकंड ऑप्शन है। जीरो एक्सेलेरेशन इज नॉट रेलिवेंट टू दिस एमसीक्यूज। थर्ड एमसीक्यूज की अगर हम बात करें, थर्ड एमसीक्यूज में वो कह रहा है व्हेन अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। अब हमें पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सेलेरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अब पहले तीनों एमसीक्यू जो ऑप्शन इसके हैं वो तीनों एक्सेलेरेशन के रिलेटेड है। अब हमने देखना उनमें से कौन से वाला करेक्ट है। अब वो कह रहा है स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। अब आपको पता है ये जो लाइन है ये है वर्टिकल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और जो टाइम होता है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर होता है। अब जब स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस आ रही है, इसका मतलब वो बात कर रहा है कि जब एक्सेलेरेशन ज़ीरो है, क्योंकि ऐसा ग्राफ जिसमें स्ट्रेट लाइन आती है टाइम एक्सिस के लिहाज से, उसमें एक्सेलेरेशन की वैल्यू ज़ीरो होती है। फोर्थ एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। फोर्थ एमसीक्यूज़ में कह रहा है द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अभी हमने डिस्कस किया कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, एक्सेलेरेशन के बारे में। इसमें इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो एक्सेलेरेशन होगा। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 5, इसमें कह रहा है द एरिया बिटवीन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड द टाइम एक्सिस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू। अब इसमें वो ये पूछ रहा है कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो टोटल एरिया होता है, वो टाइम एक्सिस के अंदर जो एरिया होता है वो एक्चुअली हमें किसके बारे में बता रहा होता है, वो हमें डिस्टेंस के बारे में बता रहा होता है कि एक सिस्टम टोटल कितना डिस्टेंस कवर करता है। उसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर 6 की अगर हम बात करें, एमसीक्यूज़ नंबर 6 में वो कह रहा है इफ़ द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ग्रेजुअली डिक्रीज देन द बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो डिक्रीज हो रहा है तो उस वक्त एक्चुअली वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें इंफॉर्मेशन देता है एक्सेलेरेशन के बारे में। अब वो कह रहा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब वो बात कर रहा है नेगेटिव एक्सेलेरेशन की। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, नेगेटिव एक्सेलेरेशन। एमसीक्यूज नंबर 7 की तरफ चलते हैं। इसमें कह रहा है इफ़ द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ग्रेजुअली इंक्रीज। ये एमसीक्यूज उसके ऑपोजिट है। वहाँ पे था वेलोसिटी टाइम ग्राफ ग्रेजुअली डिक्रीज, यहाँ पे इंक्रीज आ रहा है, तो यहाँ पे हमने नेगेटिव एक्सेलेरेशन लगाया। ऑफ कोर्स यहाँ पे हम
पॉजिटिव एक्सेलेरेशन लगाएंगे, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ ग्रेजुअली इंक्रीज कहाँ पे होता है, पॉजिटिव एक्सेलेरेशन के लिए। एमसीक्यूज नंबर 8 की बात करें। व्हाट इज़ द शेप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर कांस्टेंट एक्सेलेरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्योंकि हमें एक्सेलेरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अब वो पूछ रहा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की आप शेप बताएं जब एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होता है। आगे हमने पहले डिस्कस किया था एमसीक्यूज, जिसमें लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस आती है। यहाँ पे अगर हम बात करें स्ट्रेट लाइन आएगी, पैराबोला नहीं हो सकता, इंक्लाइंड कर्व नहीं हो सकता, डिक्लाइन कर्व नहीं हो सकता, स्ट्रेट लाइन आएगी। बट स्ट्रेट लाइन कैसे आएगी आपने ये समझना है। अब ये वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये जो स्ट्रेट लाइन आएगी वो वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन के सेंटर में होगा, इस तरह इसकी स्ट्रेट लाइन आएगी। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, स्ट्रेट लाइन। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 9 की बात अगर हम करें, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग टूवर्ड द अर्थ द वैल्यू ऑफ जी इज टेकन एज। जब कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ मूव करता है तो जी की वैल्यू वहाँ पे क्या होगी, जी की वैल्यू वहाँ पे पॉजिटिव होगी। और जी की वैल्यू नेगेटिव कब होती है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है ऑपोजिट टू द अर्थ, टूवर्ड द अर्थ जब मूव करेगा तब जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, अवे फ्रॉम अर्थ मूव करेगा तब जी की वैल्यू नेगेटिव होगी। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है, उसमें वो कह रहा है चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड। चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड। अब हम अगर पहले फोर्स की बात करें, अब फोर्स की ये डेफिनेशन नहीं हो सकती। फोर्स की ये डेफिनेशन तब हो सकती है अगर वो कहे द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, क्योंकि मोमेंटम ओवर टाइम बराबर होता है फोर्स के, लेकिन ये ऐसी सिचुएशन नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे अगर हम सेकंड ऑप्शन की तरफ जाएं, इम्पल्स। इम्पल्स क्या है, जब मैक्सिमम फोर्स इन अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के ऊपर जब किसी सिस्टम के ऊपर अप्लाई हो तब इम्पल्स प्रोड्यूस होता है। तो ये एमसीक्यूज सूट करेगा ऑप्शन बी के लिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है इम्पल्स। एक्सेलेरेशन भी नहीं इसका आंसर हो सकता, टॉर्क भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ मूव करें। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड। अब सेम वही सिचुएशन आ गई जो हमने पहले डिस्कस, अभी मैंने इसमें कहा था कि चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम अगर आ जाए तो वो चीज़ फोर्स के बराबर है, अगर सिंपल चेंज इन मोमेंटम आ जाए तो वो चीज़ इम्पल्स के बराबर है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है, फोर्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज की बात करें, द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट अपोज इट स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। ये सीधी सीधी डेफिनेशन बन रही है इनर्शिया की। मोमेंटम की डेफिनेशन आपको पता है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। टॉर्क की डेफिनेशन टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है, वेट इज अ फोर्स। और करेक्ट ऑप्शन इज बी, इनर्शिया आएगा इसका ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, क्योंकि फर्स्ट लॉ के अंदर हम सेम वही चीज़ें डिस्कस करते हैं जो इनर्शिया के अंदर डिस्कस करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। सेकेंड लॉ आपको पता है, एफ इज इक्वल टू एम में। थर्ड लॉ क्या है, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल। फोर्थ लॉ नहीं है, ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टाइम यहाँ पे है, द इनर्शिया ऑफ अ ऑब्जेक्ट इज अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इट्स। वॉल्यूम नहीं हो सकता, डेंसिटी भी नहीं है, मैस है इसका करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद अगर हम बात करें 15 नंबर एमसीक्यूज की, यहाँ पे वो कह रहा है द मोमेंटम डिपेंड अपॉन। मोमेंटम डिपेंड अपॉन यानी कि मोमेंटम किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, फोर्स नहीं, मैस के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन सिर्फ मैस के ऊपर नहीं, उसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं। वेलोसिटी, यस, वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। अगर हम ऑप्शन नंबर 4 को देखें, यहाँ पे मैस एंड वेलोसिटी दोनों है। अब हमें पता है मोमेंटम क्या होता है, P इज इक्वल टू एम वी, दोनों ऑप्शन इसमें मौजूद हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो
डी वाला होगा। उसके बाद एन अल्टरनेटिव टू यूनिट टू द किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इज। अब पहले हमने ये चेक करना है, ये एमसीक्यूज जो है इसमें यूनिट किसका बता रहा है, वो किलोग्राम यूनिट होता है मैस का, मीटर पर सेकेंड यूनिट होता है वेलोसिटी का। अब ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जिसमें मैस एंड वेलोसिटी इकट्ठे आ रहे हैं? तो मोमेंटम अभी हमने डिस्कस किया, मोमेंटम इज़ अ क्वांटिटी विच इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी। अब हमने ये देखना है कि मोमेंटम का इसके साथ और कौन सा यूनिट हो सकता है। मोमेंटम क्योंकि बराबर होता है फोर्स मल्टीप्लाइड टाइम। अब फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, टाइम का होता है सेकेंड, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी वाला। अगर हम फर्स्ट वाले की डिस्कस करें, इसमें जौल सेकंड कह रहा है, जौल यूनिट होता है वर्क का, सेकंड यूनिट होता है टाइम का। इसको डिस्कस करें सी वाले को, न्यूटन यूनिट है फोर्स का, मीटर यूनिट है डिस्टेंस का, तो न्यूटन मीटर नहीं इसका ऑप्शन, इसका ऑप्शन करेक्ट वाला है न्यूटन सेकंड। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 17, यहाँ पे वो ये पूछ रहा है कि ऐसा यूनिट ऑफ इम्पल्स। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इम्पल्स होता क्या है। इम्पल्स अगर हम देखें, इसमें इम्पल्स की डेफिनेशन अभी मैंने आपको बताई थी कि इम्पल्स कब पैदा होता है, जब मैक्सिमम फोर्स मिनिमम टाइम के अंदर किसी भी सिस्टम के ऊपर अप्लाई हो। मैक्सिमम फोर्स एंड मिनिमम टाइम, अब फोर्स का यूनिट है न्यूटन, टाइम का यूनिट है सेकंड, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। इसमें ऑप्शन ए नहीं हो सकता, इसका न्यूटन सिंपल नहीं हो सकता, एंड लास्ट पे है नन ऑफ दिस, वो भी नहीं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी वाला। उसके बाद 18 वाला देखें, 18 वाला यूनिट है एमसीक्यूज, द डायमेंशन ऑफ एक्सेलेरेशन इज। अब एक्सेलेरेशन का यूनिट क्या होता है? एक्सेलेरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर का लेंथ आ जाएगा, सेकंड स्क्वायर का आ जाएगा t-2। अब आपने चेक करना है कौन से वाला इसका करेक्ट होगा। अब फर्स्ट वाला अगर हम देखें, उसमें मीटर का लेंथ ओके, टाइम का सेकंड स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे -1 है, ठीक है, तो -2 किस में है? -2 इसमें है, लेकिन ये लेंथ है इसका करेक्ट ऑप्शन है डी वाला। मीटर का लेंथ आ जाएगा l और टाइम का t आ जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो ये LT-2, तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। उसके बाद है 19 वाला, इसमें द डायमेंशन ऑफ फोर्स इज। अब फोर्स का जो फार्मूला है वो होता है F=ma। अब m क्या है? मैस, तो मैस की डायमेंशन क्या होती है? m, वो सब में मौजूद है, ओके। a क्या है? एक्सेलेरेशन। अब एक्सेलेरेशन का जो अभी हमने डायमेंशन की है वो है डी वाली, LT-2। अब इसमें आप ये चेक करें LT-2 कौन से वाला है? फर्स्ट वाला, ठीक है। F=m में m जो है वो मैस है, मैस की डायमेंशन m होगी, a एक्सेलेरेशन है और एक्सेलेरेशन की डायमेंशन होती है LT-2। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन होगी वो है a वाली। 19 का करेक्ट ऑप्शन है a। 20 वाले MCQs को अगर हम डिस्कस करें, 20 वाला MCQs वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज़ सेम डायरेक्शन ऑलवेज। इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है जिनकी डायरेक्शन सेम होती है हमेशा? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड वेलोसिटी, फोर्स एंड एक्सेलेरेशन। न्यूटन सेकंड लॉ में भी अभी हमने यही पढ़ा था कि एक्सेलेरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द फोर्स, ठीक है। और एक्सेलेरेशन कब पैदा होती है? जब किसी भी सिस्टम के ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वो सिस्टम के अंदर एक्सेलेरेशन पैदा होगी, ठीक है। तो इसलिए जो डायरेक्शन एक्सेलेरेशन का होगा वही डायरेक्शन फोर्स का। बेसिकली एक्सेलेरेशन का जो डायरेक्शन है वो फोर्स के डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएंगे उस सिस्टम के अंदर उसी डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन पैदा होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। 21। अब 21 वाले में वो कह रहा है अ स्नूकर बॉल मूव विद द वेलोसिटी b।
अब स्नोकर बॉल एक मूव कर रहा है जिसकी वेलोसिटी v है, वो कोलाइड करता है, हेड ऑन करता है दूसरे स्नोकर बॉल के साथ, ठीक है, और दूसरा स्नोकर बॉल रेस्ट के ऊपर है। अब दोनों में जो कुलियन होती है, अगर कहते हैं वो इलास्टिक कुलियन है, तो जो वेलोसिटी होगी सेकंड स्नोकर की वो क्या हो सकती है। अब क्योंकि इसमें कुलियन इलास्टिक है, और इलास्टिक कुलियन कौन सी कुलियन होती है, ऐसी कुलियन जिसमें एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व होता है, सेम होता है। अब जो मोमेंटम जो एनर्जी फर्स्ट स्नोकर बॉल की होगी वही मोमेंटम और एनर्जी सेकंड वाले की होगी। तो अब इसमें मोमेंटम में वेलोसिटी आ जाता है, ठीक है। अब जो वेलोसिटी v फर्स्ट स्नोकर बॉल की है वही वेलोसिटी v सेकंड स्नोकर बॉल की होगी, तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है v, ऑप्शन सी। उसके बाद 22 MCQs, इसमें वो कह रहा है टेकिंग ऑफ रॉकेट कैन बी एक्सप्लेन बाय। अब ये जो एग्जांपल है वो कहता है हम किसके अंदर डिस्कस करते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन नहीं। फर्स्ट लॉ में हम क्या कहते हैं, कोई भी सिस्टम रेस्ट में होगा या मोशन में होगा, कब तक, जब तक उसके ऊपर नेट फोर्स जो लग रही है वो ज़ीरो होगी। सेकंड F इजिकल टू एम में, इसके अंदर भी हमने एक्सप्लेन नहीं था किया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यस, मोमेंटम के अंदर हमने डिस्कस किया था कि जो रॉकेट है वो फॉलो करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को, जिसका उसका इनिशियल मोमेंटम हमेशा बराबर होगा उसके फाइनल मोमेंटम के बराबर। उसके बाद MCQs नंबर 23, द ट्रेजेक्ट्री पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज। जो प्रोजेक्टाइल होता है उसमें कहता है उसका रास्ता कैसा होता है, उसका जो रास्ता स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता, हाइपरबोला भी नहीं होता, साइकिल भी नहीं होता, सर्कल भी नहीं होता। तो करेक्ट ऑप्शन इज पैराबोला, ठीक है, इसका ऑप्शन है पैराबोला बी। इसमें पैराबोला होगा, ये शेप उसकी, ठीक है, उसकी ये वाली शेप आ जाएगी पैराबोला। 24 वो कह रहा है अ फुटबॉल प्लेयर विल थ्रो अ फुटबॉल। एक फुटबॉल का प्लेयर है वो फुटबॉल थ्रो करता है एट अ मैक्सिमम डिस्टेंस, एक मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर, कब, इफ़ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज। अब आपने बताना है कि किस एंगल के ऊपर मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, बेसिकली वो मैक्सिमम रेंज की बात कर रहा है यहाँ पे। तो मैक्सिमम रेंज कहाँ पे होगी, ये आपने पढ़ा था प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर कि मैक्सिमम रेंज होती है एंगल 45 डिग्री के ऊपर, ठीक है। उसके बाद द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन इज सेम फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल। इसको आपने अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है। कहता है कि रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल प्लेन में सेम कब होगी, इन एंगल में से। अब आपने वो वाला पेयर चूज करना है जिसमें उसका डिफरेंस सेम होगा, ठीक है। उसका फॉर एग्जांपल अभी अगर हम पहले बात करें 20 और 80 में, लेट्स सपोज हम 40 ले लेते हैं। अब 40 से 20 तक का डिफरेंस जो है वो 20 आता है, 40 से 80 तक का जो डिफरेंस है वो 40 आ जाता है, ठीक है। तो इसमें करेक्ट नहीं है। अगर हम 45 और 0 डिग्री के लिहाज से देखें तो 0 डिग्री और 45 में जो मिड पॉइंट है वो सेम नहीं आता, इसी तरह 90 और 100 में सेम नहीं आ सकता। अगर हम बात करें फर्स्ट वाले की, फर्स्ट वाले का अगर हम मिड पॉइंट रखते हैं 45 डिग्री, अब आप देखें कि 30 डिग्री से लेके 45 डिग्री तक का जो डिफरेंस है वो 15 है। इसी तरह 45 डिग्री से 60 तक का जो डिफरेंस है वो भी 15 है। तो यहाँ पे इसका जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम आ रहा है, इसलिए ये वाला पेयर करेक्ट होगा। उसके बाद MCQs नंबर 26, उसमें वो क्या कह रहा है, कहता है कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज गिवन एज। आपने बेसिकली ये सिंपल उसका फार्मूला पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें आपने बता देना है ऑप्शन बी वाला, जो उसका टोटल टाइम आता है वो 2vi इनिशियल वेलोसिटी साइन थीटा ओवर जी। 27 की अगर हम बात करें, अब 27 में वो कह रहा है
द हॉरिजेंटल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन आर, ये रेंज का फार्मूला वो बता रहे हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा रेंज इज मैक्सिमम, सेम वही वो दोबारा जो अभी हमने पीछे डिस्कस किया था, वो ये पूछ रहा है उसकी रेंज किस एंगल के ऊपर मैक्सिमम होगी। तो मैंने आपको बताया था कि 40 डिग्री के ऊपर रेंज मैक्सिमम होती है, तो इसका ऑप्शन 45 डिग्री के ऊपर इसकी रेंज मैक्सिमम होती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो सी वाला होगा। 28 में वो कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज, जो वेलोसिटी होती है प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट के ऊपर, वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के लिहाज से वो बात करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी साउथ कॉस थीटा, इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा बी वाला। ठीक है। 29 MCQs, इसमें वो क्या कह रहा है, द मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज डैश डायमेंशनल। जो मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल होता है ये डेफिनेशन के अंदर ही हम यही पढ़ते हैं कि प्रोजेक्टाइल इज 2 डायमेंशनल। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, वो आपने बताना है इसका, कि प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर आपने याद रखना है कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। उसके बाद फिर दोबारा सेम वही सवाल रिपीट हो रहा है, द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज सेम फॉर द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। इसमें भी आपने वो वाला पेयर चूज करना है जिसमें मिड पॉइंट रख के उसका जो कंपैरिजन है वो सेम आए। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सेम वही आ रहा है 30 डिग्री एंड 60। अब इसमें 45 डिग्री अगर हम रखें तो 45 से 30 तक का जो डिफरेंस है वो 15 है, 45 से 60 तक का जो डिफरेंस है वो भी 60 है, तो इसका 15 है, तो इसका सेम जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी वाला होगा। ठीक है, ये आज के MCQs हैं चैप्टर 3 के लिए। ठीक है, थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल फ्यूचर एजुकेशन।